नमस्कार, मैं कृष्णा एक बार फिर आप सभी के समक्ष एक नए विषय के साथ। आज का विषय एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन फॉर 2020 एंड 2021 वर्ष 2020-2021 के लिए ज्योतिषीय फलादेश। आज की ये चर्चा वैसे छात्रों के लिए या फिर वैसे प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही सलाहकारी होगा जो अपने कैरियर को लेकर इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं और इस दुविधा में खड़े हैं कि वह कैरियर को लेकर क्या अभी निर्णय करें, क्या ऑप्शन ऑप्ट करें। तो इस चर्चा में बने रहें, उनके लिए आवश्यक परामर्श इस चर्चा में। दूसरी बात यह कि इस चर्चा की जरूरत अभी क्यों महसूस हुई, साल 2020-2021 के लिए ज्योतिषीय फलादेश की चर्चा की जरूरत क्यों महसूस हुई। अभी पिछले दिनों उड़ीसा में जो अम्फन साइक्लोन आया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने यह सवाल किया कि ज्योतिष क्या घटनाओं के घट जाने के बाद ही कुछ बोलता है? घटनाओं के घटने के पहले ज्योतिष क्यों नहीं कुछ बता पाता है? अगर समय रहते ज्योतिष भी कुछ बता पाता तो बहुत सारे नुकसान को बचाया जा सकता था। वर्ष 2019 के मई में मैंने मौसम से इस तरह के संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से पत्राचार किया, स्वयं भी जाकर मिली और उन्हें यह बताया कि वर्ष 2020 के मई में 11 मई से 15 मई से के बीच में ग्रहों के संचरण कुछ ऐसे हो रहे हैं कि साइक्लोन की संभावना बन रही है। तो अगर आप लोग इस इनपुट को ध्यान में रख के काम करें तो समय रहते बचावकारी कदम उठाए जा सकेंगे और बहुत बड़े क्षति से बचाव हो सकेगा, क्योंकि आप लोग 24/7 डाटा बेस्ड काम करते हैं और पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी का आप लोगों को सहयोग होता है, तो आप लोग बेहतर तरीके से इस पर काम कर सकेंगे। क्योंकि हम लोगों के हाथ यहीं पर आकर बंध जाते हैं। हम लोगों को यहाँ एकला चलो रे, अकेले ही चलना पड़ता है, अकेले ही शोध करनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि ये लोग तो ज्योतिष को मानते ही नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ज्योतिष को नहीं मानते हैं तो न माने, लेकिन एक बारी इस इनपुट को जरूर ध्यान में रख लेंगे। तो जब लोग यह कहते हैं कि वे ज्योतिष को नहीं मानते, तो ऐसा कहने के पीछे उनकी मंशा क्या है और वो क्या चीजें, ऐसा नहीं है कि सारे लोग नहीं समझते हैं, खूब समझते हैं। लेकिन आज यह मंच उन विषयों पर चर्चा करने का नहीं है। आज सिर्फ इतना कहने का है कि सूर्य को मानते हैं, अग्नि को मानते हैं, वायु को मानते हैं और ज्योतिष को नहीं मानते, तो उपहास सा लगता है। किसी वस्तु की उत्पत्ति को तो मानते हैं ना, और वस्तु की उत्पत्ति होते ही दो धारणाएं उससे खुद ब खुद जुड़ जाती हैं, देश की और काल की। देश माने स्थान, काल मतलब समय, वस्तु पात्र, तो देश काल और पात्र, इन तीनों के बीच का सामंजस्य करके जीवन जीने की जो कला है वही तो ज्योतिष है। अगर आप काल को मानते हैं तो सूर्योदय और सूर्यास्त को भी तो मानेंगे ना। अगर आप वायु को मानते हैं, तो इन सभी चीजों को जब मानते हो तो ज्योतिष को नहीं मानने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर आप वायु को नहीं मान रहे होते तो अम्फन को कैसे मानते, कैसे स्वीकारते। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन फॉर 2020-2021 भारत, चीन और अमेरिका के संदर्भ में, और इसको हम लोग जो हमारा आधार होगा आगे बढ़ने का वह होगा दशा और गोचर। दशा भारत, चीन और यूएसए की, संबंधित राष्ट्रों की, और गोचर मंडेन एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो उसमें ग्रहों के कुछ खास नक्षत्रों में संचार को और कुछ खास राशियों में संचरण को सूक्ष्मता से विश्लेषित किया जाता है। तो 2019 में दिसंबर में कुछ ऐसे ग्रहों के योग बने जिसने इस आज की चर्चा को करने के लिए बाध्य किया। और किसी भी योग, जो वह योग बना विश्व में अप्रत्याशित रूप से मोड़ लाने वाला योग। किसी भी योग को अगर समझना है, किसी भी चीजों को संपूर्णता और समग्रता में समझना है, तो हमको भविष्य में जाना है, तो हमको वर्तमान की स्थिति और अतीत की स्थिति, इन सभी को मिलाकर जब तक हम सम्यक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं फलादेश कर सकते। अगर ऐसे में कुछ फलादेश करेंगे तो अनर्थ ही करेंगे। तो मैंने भी पीछे चलना शुरू किया, इतिहास में पीछे की वर्षों में जाना शुरू किया। और जब वर्ष पहुंची 711 में, तो वहां से कुछ गुत्थी सुलझनी शुरू हुई, वहां से कुछ कड़ियां ऐसी खुलनी शुरू हुई जिन्होंने 2019 को इंटरप्रेट करना आसान बनाया। 711, फिर उससे आगे बढ़ के 737 और 738 में, 711 में बनने वाले योगों की जब मैंने इतिहास में पढ़ना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया कि वह क्या कहानी है, तो जो वो कहानियां मिली, जो कहानी मिला वह कि उस समय कश्मीर के शासक
कश्मीर के राजा दाहिर थे, सनातनी हिंदू राजा थे और उस समय उन पे मुगलों का आक्रमण होता है। मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है। राजा दाहिर की प्रजा मोहम्मद बिन कासिम का समर्थन करती है और दाहिर की प्रजा के समर्थन से ही मोहम्मद बिन कासिम राजा को पराजित करता है, उनको उनकी गद्दी से पदच्युत करता है। तो यह अप्रत्याशित और सोच के परे की घटना हुई ना। कोई राजा यह सोच सकता है कि उसकी ही प्रजा आक्रांताओं की मदद के लिए उठ खड़ा होगा? वैसा ही कुछ योग 2019 के दिसंबर माह में निर्मित हुआ। 737, 738 फिर से कुछ योगों की वैसी पुनरावृत्ति हुई और उसकी जांच करने पर मैंने पाया कि उस समय भी कन्नौज में एक राजा का प्रमुख अंगरक्षक तक्षक, जब राजा पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया जाता है तो यह उनका प्रमुख अंगरक्षक उनको अपनी युद्ध नीति में परिवर्तन करने की सलाह देता है। सभी सभासद मना करते हैं कि नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये धर्म के विरुद्ध है ये नीति, इस नीति को नहीं अपनाया जाता। राजा भी शुरू में इसे अस्वीकार करते हैं, लेकिन वह राजा को कन्विंस करने में सफल हो जाता है और अंततः राजा उसके इस युद्ध नीति को मानते हैं और मानकर अपने युद्ध नीति में, तत्कालीन युद्ध नीति में परिवर्तन करते हैं और उसके बाद हमलावरों के साथ जब वह युद्ध करते हैं तब उनकी विजय होती है। और इस विजय के 300 साल बाद तक मुगलों की ऐसी हिम्मत नहीं होती है कि वो भारत पर पुनः आक्रमण कर सकें। 2019 दिसंबर में कुछ इसी तरह के योग निर्मित हुए हैं, लेकिन चूंकि वह काल अलग था, यह काल अलग है, तो घटनाएं वैसे तो नहीं घटित होंगी, लेकिन हाँ, हमें सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है और पुनर्विश्लेषित करने की आत्मविश्लेषण करने का जरूरत है। उसके बाद वर्ष धीरे धीरे आगे बढ़ के वर्ष 1820, 1821, 1842, 1882 ऐसे करते धीरे धीरे 1191, फिर मैं पहुंची 1960 में। धनु राशि में शनि और गुरु का गोचर दोनों साथ साथ चलते हैं, फिर मकर में आते हैं, वक्री होते हैं। तो ये जो संचार उनका होता है और उस समय तिब्बत को लेके जो घटनाक्रम बना उसकी परिणति आगे चल के चीन के साथ युद्ध में होता है। अभी एक सप्ताह से जो स्थिति है भारत और चीन के बीच की तनातनी की, उससे सब वाकिफ है। तो क्या अभी उसकी परिणति युद्ध के रूप में होगी? आइए देखें। भारत की कुंडली है, वृषभ लगन की कुंडली है, दशा इसकी चल रही है तुला में। तुला काल चक्र की दशा की बात करेंगे। आप किसी भी दशा से बात करिए या विश्लेषण कीजिए, डेस्टिनी आपकी नहीं बदलेगी। हर दशा एक ही चीज दिखलाएगी आपको। तो इस समय जो दशा है, छठे भाव की दशा है। देश की सीमा संबंधित विवाद पर फिलहाल विराम लगने की स्थिति नहीं है। अष्टमेश बैठा है, षड्यंत्रों की ओर संकेत कर रहा है और जो षष्ठेश है वह अन्य कई ग्रहों के साथ तृतीय भाव में बैठा है। 3, 6, 8 का संबंध बन रहा है। तो इस समय सीमा संबंधी विवाद को लेकर हमारी छोटी सी भी चूक आत्मघाती हो सकती है। तो हमें बहुत सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है। हाँ, 7th हाउस से कोई 7th लॉर्ड से कोई संबंध नहीं बन रहा, तो युद्ध जैसी स्थिति भारत में नहीं है। छोटे मोटे उपद्रव का संकेत है, फुल फ्लेजेड वार जिसको बोलते हैं उसका संकेत भारत की तरफ से नहीं है। चीन को देखें, कर्क में कर्क की दशा चल रही है, सीधा सीधा सप्तम भाव की दशा चल रही है। हाउस ऑफ वार, युद्ध का घर, उसका अभी एक्टिवेट होकर बैठा है और उसमें एक उग्र ग्रह मंगल बैठा है। मंगल और चंद्रमा की युति हो रही है, चंद्रमा सप्तमेश भी है। तो भारत और चीन के तुलना में अगर हम देखें तो चीन ज्यादा उग्र दिख रहा है। तो चीन अभी बहुत इस तरह की हरकत करेगा और चूंकि नीच का होकर बैठा है, तो यह जो स्थिति है मंगल की, वह ऐसा है कि आपको सामने से जो चीजें दिख रही हैं वह नहीं है। छल नीति, छद्म नीति बहुत ज्यादा अपनाएगा चीन, पर्दे के पीछे कुछ और खेल खेलेगा। इसका मतलब क्या है कि हम जो सोच रहे हैं कि चीन अगर हमें यहाँ से सामने से हमारे सामने आया है, तो हमें अपने आंख और कान कुछ इस तरह से खुले रखने चाहिए कि चीन हो सकता है अब सामने से तो हमसे यहाँ से लड़ रहा है और हम यहाँ अपना ध्यान केंद्रित कर ले, लेकिन चीन उपद्रव कहीं और किसी और क्षेत्र से भी शुरू कर दे। तो यह है चीन की स्थिति। तो भारत और चीन में चीन ज्यादा उग्र है, भारत की स्थिति उतनी उग्र नहीं है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अभी इसकी परिणति युद्ध के रूप में नहीं होगी। छोटे मोटे उपद्रव होंगे लेकिन फुल फ्लेजेड वार की स्थिति नहीं बनेगी। अमेरिका 2020-2021 में इसकी दशा चलेगी तुला में, कन्या की।
तृतीय भाव और द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में षष्ठेश शनि भी बैठा है, सप्तमेश शनि भी है, मंगल की दृष्टि है। सप्तमेश की से संबंध फिर से यहाँ से बन गया, हाउस ऑफ वार से संबंध फिर से बन गया शनि और मंगल से। लेकिन अमेरिका यहाँ खुलकर सामने नहीं आएगा। वह जो दूसरे देश जो युद्ध में उनको उकसाएगा, खुद से मतलब हथियारों की सप्लाई अपनी बढ़ाएगा, उसको अपने अर्थ को भी बचाना है तो हथियारों की सप्लाई वो बढ़ाएगा। तो यह अंतर है अभी चीन और अमेरिका में। भारत, चीन और अमेरिका को अगर अर्थ के मामले में देखें तो मैंने पहले भी कहा है पुनः एक बार कि 2020 और 2021 में हमें अर्थ के उस मंदी से, हालांकि स्थिति चूंकि तीनों की कुंडली में एकादश भाव से संबंध नहीं टूट रहा है तो परिस्थितियां जो है वो कोलैप्स नहीं होंगी, तंत्र कोलैप्स नहीं करेगा, संभलने का अवसर आएगा। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि 2020 और 2021 इसमें हम 2021 में फरवरी के बाद से कुछ सुधारवादी प्रयास शुरू ऐसे किए जाएंगे, कुछ नीतियां अपनाई जाएंगी, तो धीरे धीरे हम जाके 2023 में जाके पूरी तरह से हम रिकवर हो पाएंगे इससे। आंतरिक अस्थिरता, भारत के लिए जो एक खास ग्रहों का संचरण अभी हो रहा है और इसके साथ भारत की जो दशा है और चैत्र शुक्र प्रतिपदा की जो कुंडली, इस सब को मिलाकर आंतरिक अस्थिरता, जातीयता को लेकर, धर्म की को लेकर जो एक अहिंसक स्थिति तैयार हुई है, असंतोष को लेकर, मजदूरों के असंतोष की चर्चा मैंने की थी, छात्रों के असंतोष की चर्चा मैंने की थी। इस पर बहुत ही कहे कि एक नीति सोच समझकर एक रणनीति तैयार करने की जरूरत है, नहीं तो स्थितियां उसकी जो परिणति है वह हिंसा की तरफ इशारा करती है। खासकर जो मंगल का संचार अभी कुछ नक्षत्रों में होगा वह। छात्रों को लेकर क्या, जो वैसे छात्र जो अपने निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं कैरियर को लेकर कि क्या निर्णय करें, कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करें, उनके लिए यह संकेत है कि जून 2020 में केतु, गुरु और शुक्र को लेकर जो एक योग निर्मित हो रहा है, उस योग के आधार पर वैसे लोग जो कन्वर्टेड हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर किसी और धर्म को स्वीकार कर लिया, या कि जैसे ईसाई, तो इसका मतलब क्या, यूरोपीय देश और अमेरिका, इनकी जो स्थिति है वह कमजोर होगी। तो जब इनकी स्थिति कमजोर होगी, इसका मतलब यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी जो अच्छा दिख रहा है, अभी जो चीजें अच्छी दिख रही हैं, आगे आने वाले समय में जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां कम होंगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर छात्र निर्णय करें, क्योंकि आने वाले समय में जब दूसरे राष्ट्र कमजोर दिख रहे हैं और उसके बनिस्पत हमारी वैसी दशा चल रही है जिसमें बृहस्पति का साथ मिला है, छठे भाव में बृहस्पति है, हम खुल के लड़ेंगे नहीं, लेकिन बृहस्पति है तो हमें यह सोचने समझने की शक्ति से भरपूर बनाने वाली दशा है। तो हम सोच समझ के अपनी ऐसी रणनीति बनाएंगे कि विश्व के पटल पर हमारी पुनर्स्थापना, पुनर्वापसी का यह काल, यह जो शुरुआत हुई है, यह उस अध्याय को लिखने की अध्याय शुरू हुई है। तो आगे आने वाले समय में भारत में भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने जा रही हैं। तो इसको ध्यान में रखकर विद्यार्थी निर्णय लेंगे तो आगे आने वाले सालों की परेशानियों से बच सकेंगे। अब अभी जो 2019 में योग निर्मित हुआ है विश्व को अप्रत्याशित रूप से बदलने का, उसका रास्ता आसान भी नहीं होगा, अहिंसक भी नहीं होगा, और उसकी परिणति कब होगी? क्या 2020-2021 में ही हो जाएगी? नहीं, उसकी परिणति होगी साल 2030 के मई में। साल 2023 उसको एक मोड़ देगा, 2030 परिणति तक पहुंचाएगा। तो आइए, जब विश्व बदलने की राह पर है, अप्रत्याशित रूप से बदलने की राह पर है, और इस बदलाव में प्रकृति नाराज होकर, रुष्ट होकर अपना कोप प्रकट कर रही है, तो प्रकृति को मनाएं, अश्विन और विष्णु की शरण में चलें, प्रकृति को मनाएं, प्रकृति को बचाएं और इस बदलते हुए विश्व में अपनी निर्णायक सकारात्मक भूमिका तय करें। आज की चर्चा यहीं तक। अगली चर्चा में कुछ और विषयों को लेकर आएंगे, कुछ और योगों को लेकर आएंगे और आपस में संवाद करेंगे। नमस्ते।